बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कान को हम ग्राही बोल देते हैं, आँख को ग्राही बोल देते हैं। नहीं, कान ग्राही नहीं है, कान ग्राही अंग है। कान के अंदर कुछ खास तरह की कोशिकाएं हैं, वो ग्राही हैं। यहाँ से धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं सर, है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, द्रुमिका, है ना। ये क्या करेंगे, ये सिग्नल को रिसीव करती है। होता क्या है कि जैसे लाइट आई, उधर जहाँ पे लाइट पड़ी, ठीक है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और सारा ऑक्सीजन जाके लगभग ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अपोजिट साइड में इकट्ठा हो जाता है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम अगला चैप्टर जो है, यानी कि पिछले हम 5 चैप्टर के प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। तो जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय, इसके एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स अगर आपको चाहिए तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हर एक क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के जो ये चैप्टर है उसके एंड में होता है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, है ना। काफ़ी आसान से प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, तो पौधों वाला हार्मोन, ठीक है, कौन सा है इनमें से, वो हमें बताना है। देखो यार, इस चैप्टर को जब मैंने आपको पढ़ाया था आरंभ बैच में, तो सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सभी देखो, अगर आप देखो, जब मैंने मानव के अंदर हार्मोन्स पढ़ाए थे तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिली थी। पौधों के अंदर, ठीक है, इनमें से कौन सा है, सिर्फ ये वाला साइटोकाइनिन। ठीक है, हालांकि अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें हम पौधों के जितने भी हार्मोन्स हैं, जो मुख्य हार्मोन्स हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वो क्वेश्चन आ जाएगा, तब वहाँ पे आप इनके बारे में और डिटेल में जान जाओगे अगर आपको नहीं पता है तो। फिलहाल आप याद रखना, साइटोकाइनिन जो होता है ये एक पादप हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं जरा। ठीक, ये इमेज मैंने बस समझाने के लगाया है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 2 है, इसमें बोला गया है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, मान लो ये देखो, ये क्या है, एक तंत्रिका कोशिका है और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा गैप होता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, खाली स्थान होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, यानी कि जो दो तंत्रिका, है ना, कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होती है, खाली जगह होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। इसमें बोला है मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यार ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। मस्तिष्क इन सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखो यार, अब जो ये चौथा प्रश्न है ना, यहाँ से अपने मेन क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। इससे पहले हमने भी एमसीक्यू देखे, 3 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे। यहाँ से क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना, आसान से प्रश्न सारे। यहाँ पे बोला गया हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्राही होता क्या है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, ये भी हमें बताना है ना, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहले समझो कि ग्राही है क्या सर। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राही लिखा हुआ है ये क्या होता है। तो ये ग्राही है ना, ये हमारे शरीर में विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं या तंतु होते हैं, मतलब विशेष प्रकार की कोशिकाएं या तंतु होते हैं जो किसी उद्दीपन को पहचानते हैं। अब उद्दीपन का क्या मतलब है, उद्दीपन का मतलब क्या हुआ कि या तो कोई बाहरी चीज़ या कोई आंतरिक, ठीक है ना, वो चीज़ जिसके कारण आप कोई प्रतिक्रिया कर पा रहे हो, ठीक है ना, जिसके रिफ्लेक्स में आपने कोई प्रतिक्रिया किया, वो उद्दीपन होगा। मतलब कोई आंतरिक या बाहरी चीज़ जो आपके सेंस ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लो कि कुत्ते ने भौंका, ठीक है ना, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, पीछे कोई कुत्ता है, उसने एकदम से भौंका, ठीक है, आपने उसकी आवाज़ को सुना और सुनते ही क्या हुआ, आपने कोई प्रतिक्रिया करी, है ना, या तो आप वहाँ से भागने लग गए या फिर जो कुत्ता आपकी तरफ आ रहा है उसको डंडा वगैरह उठा के डराने की कोशिश करने लग गए। तो मतलब जो आपने प्रतिक्रिया करी, क्यों करी, क्योंकि कुत्ता भौंका। तो कुत्ते का भौंकना एक उद्दीपन हो गया आपके लिए, और उसको भौंकने के बाद जो आपने प्रतिक्रिया करी है ना, वही क्या है, आपकी प्रतिक्रिया, जो भी हरकत आपने करी। ठीक है, तो आप सोचो कि जब कुत्ता भौंका तो फिर आपको पता कैसे लगा, कुत्ता तो पीछे था, आप देख नहीं रहे थे, सुन के पता लगा ना। तो सुनने के लिए क्या होगा, सुनने के लिए आपके पास कान है। तो क्या कान ग्राही है, नहीं, कान ग्राही नहीं है। कान के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं या तंतु हैं जो कुत्ता भौंक रहा है उसकी जो साउंड वेव्स हैं, है ना, उनको एक तरह के सिग्नल में कन्वर्ट कर रही हैं। फिर वो सिग्नल हमारे तंत्रिका तंत्र के पास जा रहा है, तंत्रिका तंत्र उस सिग्नल को लेकर दिमाग के पास जा रहा है, फिर वहाँ से चीज़ें समझी जा रही है कि हाँ ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ थी, और ये बहुत ही कम टाइम में होता है। समझ में आ गई बात। तो मतलब क्या कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कान को हम ग्राही बोल देते हैं, आँख को ग्राही बोल देते हैं। नहीं,
कान ग्राही नहीं है, कान ग्राही अंग है। कान के अंदर कुछ खास तरह की कोशिकाएं हैं, वो ग्राही हैं, वो रिसेप्टर हैं। ऐसे ही जो आँख है ये ग्राही अंग है सर, ग्राही नहीं है। मतलब ग्राही अंग का मतलब वो अंग जिसके पास ग्राही कोशिकाएं हैं। अब अलग अलग तरह की कोशिकाएं ग्राही वाली अलग अलग होती हैं, मतलब कुछ टच पता करती हैं, टेम्परेचर, हीट, कोल्ड, कुछ साउंड सुन सकती हैं, है ना, उसके सिग्नल को पहचान सकती हैं, है ना, कुछ देख सकती हैं, लाइट को पहचान सकती हैं। तो मतलब आँख ग्राही नहीं है, आँख के अंदर कुछ, है ना, सेल्स पाई जाती हैं, वो ग्राही है, जो लाइट को या उसके कलर को, उसकी इंटेंसिटी को, ठीक है, डिटेक्ट कर सकती हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना, ठीक है, कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो ग्राही नहीं होती हैं। ज्ञानेंद्रियों के पास कुछ कोशिकाएं हैं जिनकी मदद से जो ज्ञानेंद्रिय अपना मेन काम कर पा रही है, वो कोशिकाएं ग्राही कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारे शरीर में ग्राही विशेष कोशिकाएं या तंतु होते हैं जो किसी उद्दीपन को पहचानते हैं और उन्हें तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। तंत्रिका तंत्र ये सिग्नल माइंड तक ले जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे शरीर को बाहरी व आंतरिक वातावरण के प्रति सचेत रखते हैं। होता क्या है कि जैसे ही, है ना, इन्हें, ठीक है ना, बाहर से कोई उद्दीपन मिला, है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ से टच किया, तो यहाँ पर जो ग्राही होंगी, ठीक है ना, मेरी त्वचा में, ये जैसे मैंने टच किया इसको सिग्नल में बदलेंगी, इसको नर्व सिग्नल में बदल देंगी, ठीक है। और फिर ये नर्व सिग्नल तंत्रिका तंत्र से होता हुआ आगे बढ़ेगा। मतलब जो सिग्नल पैदा हो रहा है जस्ट शुरुआत में टच करने के बाद, वो काम कौन कर रहा है? ये ग्राही कोशिकाएं कर रही हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ग्राही के कार्य क्या है? उत्तेजना का अनुभव करना। ग्राही बाहरी या आंतरिक परिवर्तन जैसे गर्मी, ठंड, सर्दी, स्पर्श, प्रकाश, ध्वनि, स्वाद, गंध, इन सबको महसूस कर सकती है। अलग अलग हमारे सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं जो अलग अलग चीज़ों को पहचानने का काम कर रही हैं, उन्हीं को ग्राही बोल रहे हैं, ठीक है। संदेश भेज सकती हैं, है ना, यानी कि जैसे इनके पास मैंने इसको टच किया था तो इसने सिग्नल जनरेट किया और फिर उस सिग्नल को आगे भेजना शुरू किया, फिर वो सिग्नल तंत्रिका तंत्र को गया और तंत्रिका तंत्र से माइंड में गया। मतलब वहाँ से रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में गया सिग्नल, फिर माइंड में गया। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई बात इतनी? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको, है ना, ये सारा PDF आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सभी चैप्टर्स NCERT में जितने भी चैप्टर्स हैं सब अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ आपको कोई डाउट है साइंस में क्लास 10th की, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ भी पाओगे इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, सिर्फ 599 का है। इसमें आपको कंप्लीट जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता, ठीक है, जो भी डाउट आप मुझसे पूछ पाओगे और सारे चैप्टर यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आगे अगला जो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि अगर ग्राही ठीक से कार्य ना करे तो क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी। तो आपको याद रखना है कि भाई जैसे स्पर्श का अनुभव होता है, लेकिन अगर स्पर्श ग्राही जो टच को पहचानने का काम कर रहा है यही काम ना करे तो किसी चीज़ को छूने पर भी पता नहीं लगेगा कि वो ठंडी है, गर्म है, कठोर है, नरम है, कैसी है, ठीक है। दृष्टि में समस्या हो सकती है। आंखों में जो प्रकाश ग्राही होते हैं जिसे रोड्स एंड कॉन्स बोलते हैं, है ना, जो प्रकाश के कलर को या उसकी इंटेंसिटी को पहचानते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये खराब हो जाए, जैसे मैंने कहा था कि आंख ग्राही नहीं है, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जिनको हम ग्राही कोशिकाएं बोल सकते हैं, आंख ग्राही अंग है, ठीक है। तो आंख के अंदर जो प्रकाश ग्राही है अगर यही काम ना करे तो व्यक्ति को देखने में समस्या हो सकती है, इस तरह से सुनने में, ठीक है, स्वाद महसूस करने में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं अगर ग्राही अच्छे से काम ना करें तो, ठीक है। PDF में दे दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझाने का मेरा काम तो मैं समझा दिया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई 5वां जो क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पहले तो आपको एक कोशिका का चित्र बनाना आना चाहिए, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना कम से कम 4-5 बार अच्छे से, जब तक आप बिना देखे बनाने ना लग जाओ और बिना देखे इन सभी को लेबल ना कर पाओ तब तक आप बनाते रहना, है ना। जब आप लेबलिंग करने लग जाओगे बनाने के बाद, लेबलिंग मतलब कि भाई कौन से अंग का क्या नाम है, जैसे ये केंद्रक है सर, ठीक है ना, ये जो निकले हुए हैं ये डेंड्राइट्स यानी दुर्मिगाएँ हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो अंदर वाला हिस्सा केंद्रक के चारों ओर, है ना, जो ये कलर्ड पोर्शन है ये क्या है, कोशिका का है यानी कि सेल बॉडी है सर, ठीक है। यहाँ से जो ये कोशिका का आगे पतला सा कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ये क्या है, तंत्रिकाक्ष है सर, और ये इसका अंतिम सिरा है, ठीक है। कम से कम इतनी चीज़ आपको क्लास 10th लेवल पे, है ना, नाम लिखना आना चाहिए, लेबलिंग करनी आनी चाहिए, बनाना आना चाहिए, ठीक है। पहला काम तो ये था, हमने संरचना इसकी बना दी, अब इसके बारे में समझा भी देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इसका कार्य क्या है, इसकी संरचना कैसी है, सब कुछ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा, है ना, तो सबसे पहले आप क्या लिखना कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जैसे आपका जो घर है वो, है ना,
ईंटों से मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे ईंट। तो ईंट क्या हो गए, आपके घर की संरचनात्मक इकाई, है ना। तो वैसे ही ये संरचनात्मक तो है ही, मतलब इससे मिल मिल के हमारा तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, लेकिन ये क्रियात्मक इकाई भी है ना। ये फंक्शन करती है, कुछ ना कुछ वर्क करती है, ठीक है। और अपना काम करने में ये पूर्णतः, ठीक है ना, मतलब सारी कैपेबिलिटीज के पास है, जो इसका काम है सिग्नल पहुंचाना, ठीक। तो मतलब तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, कार्य क्या है सर? कार्य है यह संदेश को प्राप्त करने और भेजने का कार्य करती है ना। इसे सिग्नल मिला और फिर सिग्नल को आगे बढ़ाती है। क्लियर होगी बात। अच्छा, संरचना कैसी है सर? देखो, एक न्यूरॉन में, न्यूरॉन मतलब यही तंत्रिका कोशिका, एक न्यूरॉन में संदेश प्राप्त करने वाली ध्रुमिका, मतलब यहाँ से संदेश इसे रिलीज हो, मतलब रिसीव होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद केंद्रक, कोशिकाएं और संदेश भेजने वाला तंत्रिकाक्ष एक्सोन यानी कि होता है ना। कैसे काम करती हैं मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुमिका, जिसे हम डेंड्राइट भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये क्या करती हैं? ये सूचनाएं को प्राप्त करती हैं, मतलब ये कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। देखोगे जो सेल बॉडी है बीच वाली, यहाँ से धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं सर, है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ध्रुमिका, है ना। ये क्या करेंगी? ये सिग्नल को रिसीव करती हैं, आगे से आने वाला सिग्नल को ये रिसीव करेंगी, ठीक है ना। जैसे आपको किसी ने टच किया तो यहाँ पर जो आपके ग्राही होंगे वो इस टच को पहचानेंगे और सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और सिग्नल आगे भेजेंगे। सिग्नल किसके थ्रू होता हुआ जाएगा? हमारे तंत्रिका तंत्र के थ्रू। तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? ऐसे तंत्रिकाओं से, यानी वो सिग्नल ये तंत्रिकाएं अपने डेंड्राइट की मदद से रिसीव करेंगी और फिर ये सिग्नल आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी तंत्रिकाएं जुड़ जुड़ के एक जाल बना के रखते हैं हम पूरी हमारी बॉडी में, और फिर वो सिग्नल हमारे, ठीक है ना, स्पाइनल कोड यानी कि जो हमारा मेरुरज्जु है वहाँ पे जाता है, फिर उससे दिमाग के पास पहुँचाया जाता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो मतलब जो कोशिका काय है ये सूचना को प्राप्त करती है, फिर उसको आगे भेज देती है किसके पास? कोशिका काय के पास। कोशिका काय जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं, ये संदेश को संसाधित करता है। क्या करता है? संसाधित, प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसे तंत्रिकाक्ष के माध्यम से अगली कोशिका तक भेजने के लिए तैयार करता है। क्या मतलब हुआ सिग्नल को प्रोसेस करने का या संसाधित करने का? मतलब जो भी सिग्नल यहाँ से आया है, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इसके पास सिग्नल है, ये उस सिग्नल को प्रोसेस करता है, पहचानता है ना, उस सिग्नल को स्टडी करता है। ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, और फिर उस सिग्नल को, ठीक है ना, आगे भेजना है, ठीक है ना, तो ये आगे भेज देता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके बाद तंत्रिकाक्ष एक्सोन क्या काम करते हैं? यहाँ पे देखोगे ना, तंत्रिकाक्ष मतलब ये जो सिग्नल आया ना, इसको आगे लेके जाते हैं। ये पतला सा हिस्सा दिख रहा है ना, ठीक है ना, इसमें जो पीला सा अंदर वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको हम बोल रहे हैं तंत्रिकाक्ष, है ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो ये जोड़ है यहाँ और यहाँ पे जो जोड़ है, यहाँ पे तीर है, तो ये इसका मतलब होता है तंत्रिकाक्ष। नहीं सर, इसका मतलब नहीं है तंत्रिकाक्ष। ये जो पतली सी अंदर आपको दिख रही है ना, नली जैसी संरचना, इसको तंत्रिकाक्ष बोला जा रहा है, ठीक है। तो तंत्रिकाक्ष क्या करता है? यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से लेता है और कोशिका काय से फिर आगे की ओर भेज देता है। समझ में आ गई बात, यानी दूसरी तंत्रिका कोशिका के पास भेज देता है, ठीक। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें। चलो अब आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर मान लो खिड़की के पास आपने कोई पौधा लगा दिया और सनलाइट इधर से आ रही है, तो ये पौधे का तना वाला हिस्सा है और जो इसकी आगे ऊपर वाली टहनियाँ हैं, डाल हैं, जो भी चीज़ बोलो आप इसको, ये लाइट की तरफ झुकने लगती हैं, लाइट की तरफ ही झुकने लगती हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। इसी तरह से जो जड़ें हैं ना, वो जिधर से लाइट आ रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेंगी, ये भी प्रकाशानुवर्तन है। वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है, ये ऋणात्मक, यानी प्रकाश की दिशा में गति क्या कहलाएगी? पौधे की, क्योंकि पौधे तरफ बढ़ रहा है ना, एक तरह की मूवमेंट है, वो गति है। तो प्रकाश की दिशा में प्रकाश से प्रभावित होने के कारण जो गति है उसे हम बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। अपोजिट में है उसे भी हम बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। फर्क क्या है? जो प्रकाश की दिशा में वो धनात्मक या सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसे ऋणात्मक या नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन बोलेंगे। तो आप इसको लिखोगे कैसे? प्रकाशानुवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी अंग का प्रकाश की दिशा में या इसके विपरीत दिशा में वृद्धि होती है। जैसे तना और बाकी के ऊपर डाल वगैरह, टहनियाँ वगैरह कहाँ जाएंगी? प्रकाश की दिशा में, और जड़ कहाँ जाएगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ गया? ठीक है, तो यदि अंग प्रकाश की दिशा में बढ़ता है तो इसे कहते हैं धनात्मक, या फिर सकारात्मक भी लिख सकते हो, प्रकाशानुवर्तन, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक। यदि अंग प्रकाश से दूर बढ़ता है तो इसे कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, यानी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। समझ में आ गई बात? अच्छा,
प्रकाश अनुवर्तन होता क्यों है, मतलब किस वजह से ये पौधा झुक जा रहा है, ऐसा क्या चेंज हो रहा है पौधे में, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पादप हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं ऑक्सिन। जिसको क्या बोलते हैं सर, जिसको बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है। जिसको कौन से कलर से लिखूँ इसे, जो नज़र आए, देख लेना यार, वैसे शायद पीला नज़र आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी मोटाई बढ़ा लेते हैं और क्या, ठीक है, ऑक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सिन है सर, ठीक है ना, ये वृद्धि हार्मोन है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो पहले होता क्या है कि जो प्रकाश की दिशा पहचानता है, पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो ये पहचानती है कि लाइट किधर से आ रही है, ठीक है। जिधर से लाइट आ रही होती है, जो पौधे में ऑक्सिन हार्मोन है ना, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर लाइट यहाँ से आ रही है और ये पौधे का तना है, ये पौधे का तना है सर, तो ऑक्सिन की ज़्यादा मात्रा किधर हो जाएगी पता है, इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा इसके अपोजिट साइड में है ना, देखो इस साइड में कम हो जाएगी ऑक्सीजन की मात्रा, और यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में जो छाया वाला पार्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट डायरेक्ट लग रही है पौधे के इस वाले पार्ट में, ठीक है। आप अगर मान लो जैसे मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे एक पौधा होता और इधर से लाइट आती, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे लाइट पड़ती, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती, और जो पीठ वाला हिस्सा है ना, पीछे की साइड, कंधे की साइड, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर पीछे, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है पौधे में। होता क्या है कि जिधर से लाइट आई उधर जहाँ पे लाइट पड़ी, ठीक है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और सारा ऑक्सीजन जाके लगभग ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अपोजिट साइड में इकट्ठा हो जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन एक वृद्धि हार्मोन है, तो यहाँ की कोशिकाएँ ज़्यादा लंबी होने लगती हैं, पौधे की ये वाली कोशिकाएँ ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, इलोंगेटेड हो जाती हैं। आप खुद सोचो ना, जब यहाँ पे ज़्यादा कोशिकाएँ होंगी, है ना, अब जब जस्ट इमेजिन, ठीक है, ज़्यादा नहीं मतलब लंबी कोशिकाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पे लाइट आए, अब यहाँ पे अब ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा हुआ, यहाँ की कोशिकाएं अगर लंबी होने लगेंगी और यहाँ की उतनी ही रहेंगी, तो क्या होगा, पौधा ऐसे टेढ़ा होने लगता है, और इसी की वजह से एक झुकाव बन जाता है पौधे का लाइट की तरफ। क्लियर होगी बात, यहाँ से क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप समझाओगे कैसे, सब इसी चीज़ को आप समझाओगे कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन का वितरण, यानी कि पौधे में ऑक्सीजन नामक एक हार्मोन मौजूद होता है। प्रकाश आने वाली दिशा के विपरीत तरफ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है सर, ठीक है, और कोशिकाओं की भी बढ़त होने लगती है वहाँ पे, है ना, इलोंगेशन होने लगता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा वाली कोशिकाएं लंबी होने लगती हैं, इलोंगेटेड होने लगती हैं, खिंचने लगती हैं, इससे तना प्रकाश की दिशा में झुकने लगता है, बढ़ने लगता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसे सोचो, अगर ये लंबा है, ठीक है, और यहाँ पर तो ये देखोगे ये लंबाई ज़्यादा है और ये लंबाई कम है। मैं नहीं कह रहा कि ये कोशिका इतनी लंबी हो गई, नहीं, टोटल लंबाई बता रहा हूँ बस आपको एक बताने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला देखो, अगला क्या है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा, ठीक है। मेरुरज्जु यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसके अंदर पाया जाता है मेरुरज्जु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो दिमाग है हमारा, है ना, उसके निचले हिस्से से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, और ये बहुत ही नाजुक होता है, इसीलिए ये रीढ़ की हड्डी के ढांचे में सुरक्षित रहता है। बट सोचो अगर किसी वजह से इसको चोट लग जाए, तो ये समझो कुछ वैसा ही है जैसे हमारे माइंड पे चोट लग गई हो। जितना नाजुक अंग हमारा दिमाग होता है, ठीक उतना ही नाजुक अंग ये भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, ठीक है। अगर इस पे आघात हुआ तो समझ लो आपके दिमाग पे ही आघात हुआ है, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है ना, आपका नहीं मतलब जिसके भी आघात हुआ हो, जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो गया, तो मतलब सिग्नल आने जाने रुक जाएंगे आपकी बॉडी में, ठीक है। तो मतलब मेरुरज्जु हमारे स्नायु तंत्र का यानी तंत्रिका तंत्र का मुख्य मार्ग है, जो मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न, ठीक है ना, जो मस्तिष्क और शरीर के बीच विभिन्न संदेशों का आदान प्रदान करता है। भाई हमारी बॉडी में जितने, मुझे किसी ने टच किया तो ये सिग्नल कहाँ पे जाएगा, पहले क्या दिमाग पे डायरेक्ट जाएगा, नहीं, पहले रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पे जाएगा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड उसको दिमाग तक पहुँचाएगा। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड ही किसी तरह से सिग्नल भेजना अगर बंद कर देता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर कर देता है तो फिर माइंड तक वो सिग्नल नहीं जाएंगे सर। समझ में आ गया। तो यानी कि मेरुरज्जु में चोट या आघात हो जाए तो संदेश का प्रवाह बाधित हो जाता है, ठीक है। अब देखो मेनली, ठीक है ना, दो तरह के संकेत हैं, ठीक है ना, मेनली दो तरह के संकेत हैं, आप इनको पहले समझो, फिर आगे समझ में आ जाएगा किस तरह से बाधित होते हैं, ठीक है। एक जो पहला टाइप ऑफ संकेत है, ठीक है ना, समझ लो इनको, इसे हम बोलते हैं संवेदी संकेत यानी सेंसरी सिग्नल्स। जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं गति संबंधित संकेत यानी मोटर सिग्नल। फर्क क्या होता है, संवेदी संकेत का मतलब है कि जो आपके सेंस ऑर्गन हैं उनमें जो ग्राही हैं उन्होंने किसी चीज़ को पहचाना और फिर ये सिग्नल माइंड के पास भेजा, यानी जो सिग्नल,
ठीक है, माइंड की तरफ जा रहे हैं, दिमाग की तरफ जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं संवेदी संकेत। यानी आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, मांसपेशियां हैं, त्वचा है, कान से सुन रहे हो, कुछ भी, मतलब वो सब जो सिग्नल माइंड की तरफ भेज रहे हैं, माइंड की तरफ जाने वाले सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? संवेदी संकेत। ठीक है, तो ये संकेत त्वचा, मांसपेशियों और अन्य अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं, यानी जो दिमाग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आघात हुआ तो ये सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इसके ही परिणाम स्वरूप, ठीक है, आपके अंगों में दर्द हो रहा है, आपको कोई टच कर रहा है या आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इन सबको महसूस नहीं कर पाओगे। समझ में आया? समझ में आया? यानी अंग जो है वो संवेदनहीन हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? दूसरा, गति बाधित संकेत का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा, यानी जो सिग्नल आपका माइंड भेज रहा है आपके बाकी अंगों के लिए, जैसे मैं अपने हाथ को, ठीक है ना, अपनी अंगुलियों को इस तरह से हिला पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग सिग्नल भेज रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, आपने सारी चीज़ें ये हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं अपना हाथ ऐसे हिला पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो सिग्नल पहले स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, फिर वहाँ से, है ना, अलग अलग तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, तो वहाँ से सिग्नल मांसपेशियों तक जा रहा है, कार्यकर पेशी तक, फिर ये चीज़ ऐसे हिल पा रही है। बट सोचो कि ये जो सिग्नल था, क्या ये माइंड की तरफ गया? नहीं, माइंड से अंग की तरफ गया है, तो ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं गति संबंधित संकेत, मोटर सिग्नल। तो ये संकेत मस्तिष्क में मेरुरज्जु और फिर शरीर के अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो अगर मेरुरज्जु में आघात हो गया तो मेरुरज्जु तो फिर से बीच में आ रहा है कहानी में, तो यानी ये सिग्नल भी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों को लकवा मार जाता है, उनका दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन उनकी जो दिमाग से अपने अंगों को कंट्रोल कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे। क्यों? वो सोचते हैं हाथ हिलाएं, लेकिन हाथ हिलता नहीं है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिग्नल वहां तक अब नहीं पहुंच पा रहा। क्लियर होगी बात? तो इससे क्या होगा? संदेश नहीं पहुंच पाएगा, अंग हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी, या फिर लकवा भी मार सकता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन भी जो होता है, एकदम से हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं, उसमें भी बाधा आएगी। क्लियर होगी चीज़ें? चलो आगे बात करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें बोला गया है पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। चलो ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। और ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने कहा था जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था, पहला या दूसरा, कि हम पौधों के हार्मोन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो आपको याद रखना है कि पादप में जो समन्वय होता है वो रासायनिक प्रणाली के जरिए होता है, रासायनिक प्रणाली के जरिए होता है। मतलब पौधे में कुछ खास तरह के रसायन, केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पौधों वाला हार्मोन, यानी पादप हार्मोन, है ना। इनको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि जो पौधे में रासायनिक प्रणाली है उसके ही जरिए वहाँ पे समन्वय हो रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो भी है वो किसकी वजह से हो रहा है? हार्मोन्स की वजह से, पौधों वाले हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये रासायनिक समन्वय के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स हैं, ये पौधे की ही कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ये पौधे की, जाहिर सी बात है यार, पौधे में पाए जा रहे तो पौधों की कोशिकाओं के द्वारा ही बनाए जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रमुख, याद रखना यहाँ पे सारे नहीं लिख रहा मैं, कुछ प्रमुख पादप हार्मोन जो आपके सिलेबस में है सर, वो यहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, है ना, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। जो हमने क्वेश्चन देखा था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था कि जिसमें पहचानो पौधों वाला हार्मोन कौन है, उसमें देखो ये था साइटोकाइनिन, याद आ रहा है? ठीक है, तो पहले एक एक करके समझते हैं इनके बारे में, है ना। तो इतना समझ में आ गया कि रासायनिक समन्वय कुछ रसायन के द्वारा होता है पौधों में, जिन्हें हम बोलते हैं पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है? ये कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। अभी हमने प्रकाशानुवर्तन पढ़ा था, तो उसमें मैंने कहा था कि जो ऑक्सिन है वो वृद्धि हार्मोन है, कोशिकाओं की वृद्धि को, ठीक है ना, ठीक है ना, ये तेज कर देता है। ठीक है, तो ये कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है, और जो प्ररोह है, शूट है, एंडिंग है जो, ठीक है ना, उसको प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, जिब्रेलिन तने के विकास में, बीज के अंकुरण में, फूल आने के प्रक्रिया को ये नियंत्रित करता है। यानी कि ये भी एक तरह से क्या है? वृद्धि हार्मोन ही है ना, वृद्धि हो रही है ना, अंकुरण निकलेगा पौधा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ABA भी बोलते हैं इसको, ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोकने के लिए काम करता है। पत्तियों का झड़ना, पीला पड़ना, रंध्रों को बंद करने जैसे कार्य जो होते हैं वो इसकी मदद से किए जाते हैं। एथिलीन जो होता है ये फलों को पकने में सहायता करता है। ये क्या करता है? फलों को पकने में सहायता करता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, इसमें बोला गया है एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्र की क्या जरूरत है। मतलब कि जो नियंत्रण एवं समन्वय है उसके लिए हमारी बॉडी में एक अलग से ना तंत्र पाया जाता है ना, जैसे हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र है और केमिकल्स कुछ हार्मोन्स वगैरह भी हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र इन सब की जरूरत क्यों पाई जा रही है? तो आपको याद रखना है
कि भाई एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र अलग अलग उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया करने, शरीर के भीतर विभिन्न अंगों और गतिविधियों पर सामंजस्य बैठाने के लिए जरूरी है। अगर आपके अंदर, ठीक है ना, या किसी भी जीव में, ठीक है ना, ये नियंत्रण एवं समन्वय के लिए अलग से तंत्र नहीं होगा तो फिर वो अपने आसपास हो रही घटनाओं को पहचान कैसे पाएगा, उनके ऊपर रिएक्ट कैसे कर पाएगा, है। तो मतलब ये बहुत जरूरी चीज़ है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे विभिन्न अंगों की क्रियाओं का समन्वय बैठाने के लिए। विभिन्न अंग मतलब कि हमारे जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए भी इनकी ज़रूरत होती है। जैसे शरीर के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे हृदय जो है ये रक्त को पंप करता है, मस्तिष्क सोचता है, हाथ पैर गति करते हैं। यदि इन सब में तालमेल ना हो तो जीव का शरीर ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। सोचो, आपने सिग्नल दिया हाथ को कि पेन को पकड़े, है ना। अब अगर कोई तंत्र ना हो जो इस कनेक्टिविटी को बनाता हो, तो है ना, जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र, तो आप सिग्नल तो दोगे माइंड से कि हाथ पेन को पकड़े, लिखे, लेकिन हाथ लिखेगा नहीं। तो मतलब क्या है कि माइंड और ये हाथ की मांसपेशियां, इनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए क्या पड़ रहा है, जरूरत हमें पड़ रही है तंत्रिका तंत्र की, है ना, यानी कि नियंत्रण समन्वय के तंत्र की जरूरत पड़ रही है ना। ऐसे ही पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। यानी कि जब बाहर के वातावरण में कोई परिवर्तन होता है, जैसे रोशनी, गर्मी, ठीक है, आवाज़ आदि, तो शरीर को उसके अनुसार प्रतिक्रिया देनी होती है, ठीक है ना। ये कार्य भी तंत्रिका तंत्र या फिर हार्मोन की मदद से हो पाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। जीव के संतुलन कार्य और जीवित रहने के लिए भी ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये नियंत्रण एवं समन्वय के बिना सारी क्रियाएं ही अव्यवस्थित हो जाएंगी, ठीक है, तो जीव जीवित ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। प्रश्न संख्या 9, ठीक है, प्रश्न संख्या 9। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे बोला गया अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार अलग होती हैं, ठीक है। देखो, चाहे हम अनैच्छिक क्रिया की बात कर लें या फिर, ठीक है, दोनों जगह अनैच्छिक लिख दिया क्या, ठीक है, वो वाला प्रतिक्रिया, ठीक है, एक बार मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, ये प्रतिवर्ती है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया की चाहे हम बात करें चाहे प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें, ठीक है, ये दोनों ही हमारे सोचने से तो नहीं होती, मतलब हमारा डायरेक्ट सोच के इनको कंट्रोल कर पाए हम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये स्वेच्छा के बिना होती हैं और ये भी स्वेच्छा के बिना होती हैं, लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है ना, ये बहुत तेजी से होती हैं, ये बहुत तेज और तुरंत प्रकृति की क्रिया होती हैं, ठीक है ना। जैसे किसी गर्म चीज़ पे आपका हाथ पड़ा तो तुरंत आपका हाथ हट गया, ठीक है, तो ये आपने सोच के नहीं किया, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि ये भी आपके सोचने से नहीं हो रही है, लेकिन ये बहुत तेज और तुरंत हो जा रही है, स्पॉन्टेनियस है। जबकि जैसे आपका दिल धड़कता रहता है, तो क्या आप सोचते हो कि आपका दिल धड़के तब धड़कता है, नहीं, है ना। तो मतलब वो दिल का धड़कना क्या है, वो एक अनैच्छिक क्रिया में आएगा, दोनों पे ही आपका कंट्रोल नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो होती है ना सर अनैच्छिक क्रियाएं, ये मस्तिष्क के स्वायत्त तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये जो क्रियाएं होती है ना, ये जो क्रियाएं होती है, गर्म तवे पे आपका हाथ पड़ा, आपने एकदम से पीछे खींच लिया, ये क्रियाएं प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क के माध्यम से पूरी होती हैं, जिसमें मेरुरज्जु एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, ठीक है ना, वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और इसमें सीधे मस्तिष्क का, यानी जो आपका दिमाग है, आपका माइंड है, सीधे उसका नियंत्रण नहीं होता है। मैंने कहा सीधे नहीं होता है, इनडायरेक्टली माइंड इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। माइंड तो उन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रहता, ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे सारे अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ढिंका फलाना। बट अभी हम अंतर पढ़ रहे हैं तो आप इतना समझ लो, ठीक है। अगला क्या है, ये सतत चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं जो निरंतर शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए होती हैं, जैसे हृदय की धड़कन, पाचन, सांस लेना, मुँह में लार आना किसी भी खास चीज़ को देख के, ठीक है। मतलब सतत चलने वाली क्रिया मतलब जैसे दिल है, हमेशा धड़कता रहता है ना। और पाचन की क्रिया है, जब भी आप खाओगे कुछ ना कुछ पचता रहेगा आपकी बॉडी में, है ना। सांस धीरे धीरे चलती ही रहेगी, तो ये सतत लगातार चलने वाली क्रियाएं होती हैं। जबकि यहाँ पर क्या है सर, ये तीव्र और अचानक प्रतिक्रिया है जिसमें कोई विचार शामिल नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या कि आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा फिर हटा लिया, किसी कुत्ते ने आपके ऊपर भौंका फिर आपकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई, है ना। तो ये क्रियाएं कुछ देर के लिए होती हैं, फिर जैसे ही वो माहौल हटता है आप नॉर्मल हो जाते हो और फिर ये क्रियाएं बंद हो जाती हैं,
ऐसा तो नहीं कि आप जिंदगी भर गर्म तवे से हाथ ही हटाते रहोगे, एक बार हटा लिया तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ये सतत नहीं होती हैं, जबकि दिल हमेशा धड़कता रहेगा, ये सतत होती हैं। ठीक है, जैसे वहाँ उदाहरण मैंने दे दिया, गर्म सतह को छूने पर हाथ को हटा लेना, तेज रोशनी पर आँख एकदम से बंद कर लेना, किसी ने आपकी आंखों की तरफ एकदम से टॉर्च मारा है ना, आपकी आंखें चौंधिया गई, आपने ऐसे बंद कर ली, तो मतलब ये रिएक्शन क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ये लगातार नहीं चलती हैं, जिस समय वो घटना हुई उस समय होती है बस। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़। ये था प्रश्न संख्या 10। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। इसमें क्या बोला गया, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ठीक है, तंत्रिका और हार्मोन क्रियाविधि की हमें तुलना करनी है। ठीक है सर, यहाँ पे तंत्रिका क्रियाविधि है और यहाँ पे हार्मोनल क्रियाविधि है। ठीक है, तो तंत्रिका क्रियाविधि में क्या होता है, तंत्रिका क्रियाविधि में विद्युत संकेतों के रूप में संकेत आगे बढ़ते हैं, अभी जो हमने देखा था। ठीक है ना, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आता न्यूरॉन्स वाला। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में आगे बढ़ते हैं, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं तो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जबकि हार्मोनल क्रियाविधि रासायनिक संकेतों का उपयोग करके पूरी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, सूचना बहुत तेजी से संचारित होती है जिससे तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, कब, तंत्रिका कोशिका से जो सिग्नल जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे दिमाग में कोई सिग्नल पूछा भैया कि हाथ हिलाओ, तो मैं तुरंत हिला पा रहा हूँ हाथ, तो ये तेजी से होती है, सिग्नल बहुत तेजी से जाता है ना। गर्म तवे पे हाथ पड़ा था, हमने हाथ हटा लिया था, तो वो भी तो तंत्रिकाओं के माध्यम से सिग्नल गया था, भले ही माइंड डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व थी, लेकिन वहाँ पे तंत्रिकाएं ही इन्वॉल्व थी ना, तो मतलब वहाँ बहुत तेजी से सिग्नल हो रहा है। लेकिन हार्मोनल क्रियाविधि में क्या होता है कि सूचना, यहाँ पे चना नहीं है, सूचना है सर। ठीक है, गड़बड़ा गया है मामला, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है, सूचना है। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखना। तो यहाँ पर जो सूचना है ये धीमी गति से पहुँचती है, क्योंकि हार्मोन को रक्त द्वारा लक्षित अंगों तक पहुँचाना होता है, फिर हार्मोन्स अपने अलग अलग कार्यों को करते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना, वो हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन है और कितनी देर में असर दिखाएगा। ठीक है ना, वो अलग चीज़ें हैं, बट इनके मुकाबले में स्लो रहता है। ठीक है, अब ये वाला तीसरा, इसको देखते हैं पहले। यहाँ पे क्रियाएं तीव्र और कम समय तक चलने वाली होती हैं। कम समय तक मतलब जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, जो तंत्रिका क्रियाविधि है इसमें, ठीक है, मैंने हाथ हिलाया, ठीक है, या फिर हाथ से लिखने का संकेत दिया, मैंने कुछ लिखा, काम खत्म हो गया, रुक गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप में वृद्धि हार्मोन, आपकी हाइट जब तक बढ़ रही थी, आप बचपन से पैदा हुए 17-18 साल तक, ठीक है ना, आपकी हाइट बढ़ती रही, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो क्रियाएं काफ़ी लंबी अवधि तक चली और प्रभावी बनी रहीं। ठीक है ना, तो मतलब ये क्रियाएं काफ़ी लंबी अवधि तक चलती है, जैसे कि वृद्धि और विकास, आपके शरीर का डेवलपमेंट जो हार्मोन्स के कारण हो रहा है वो होता रहता है बहुत टाइम तक। ठीक है, अगला क्या है, सूचना एक नेटवर्क आधारित तंत्रिका जाल होता है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिका होती है, उससे सूचना पहुंचती है। यहाँ पर शरीर के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं, रिलीज करती हैं हार्मोन, अलग अलग ग्रंथियाँ अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन बना रही है ना। तो अलग अलग ग्रंथियाँ हार्मोन्स रिलीज करती हैं और हार्मोन जो होता है वो ब्लड के थ्रू, ठीक है ना, जो भी टारगेट अंग है वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, गर्म प्लेट को छूने पर अचानक से हाथ पीछे हट गया, तो यहाँ पे तंत्रिका क्रियाविधि इन्वॉल्व थी, और यहाँ पे जो आपकी वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, प्रजनन जैसी प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसमें मेनली कौन कर रहा है, हार्मोन आपको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाँ आखिरी है। इसमें बोला गया छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है। छुई मुई का पौधा अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा, ठीक है, उसकी वीडियो, उसको जैसे ही टच करो ना वो सिकुड़ जाता है और थोड़ी देर बाद फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अब ये जो क्रिया हो रही है ना छुई मुई में, इसको पहले समझो। छुई मुई पौधे में या पादप में होने वाली गति है ना, पहले अगर हम इसके नियंत्रण की बात करें तो ये पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रकार क्या है कि भाई ये स्पर्श के प्रति एक अनैच्छिक यानी स्वयं होने वाली और दिशाहीन प्रतिक्रिया है, जिसे थिग्मोनेस्टी भी कहते हैं। जैसे ही आप इसको टच करोगे है ना, प्रक्रिया क्या होगी कि जब भी आप पादप को छुओगे तो धीरे धीरे है ना उस हार्मोन्स के कारण, ठीक है, कोशिकाएं पानी धीरे धीरे वहाँ से निकालने लग जाएंगी और इसकी वजह से सिकुड़ने लग जाएंगी और वो शिथिल हो जाएंगी और पत्तियाँ झुक जाती हैं, है ना, पानी कहीं और थोड़ा दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर होने लगता है उनका। ठीक है, कुछ देर बाद पानी वापस आ जाता है और वो फिर वापस से फैल जाती हैं। ठीक है, बट ये हो क्यों रहा है, उनके अंदर पाए जाने वाले हार्मोन के कारण। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, इस गति का पादप की वृद्धि पर कोई संबंध नहीं होता है ना, इससे मतलब पौधा बढ़ता नहीं है, ये गति तो हो रही है पौधे में लेकिन वृद्धि वाली गति नहीं है। इसमें हमने दो तरह की गतियाँ पढ़ी थी ना, वृद्धि पे आश्रित और वृद्धि के बिना। ठीक है, तो ये वृद्धि के बिना वाली गति है।
जबकि हमारी टांग में होने वाली गति क्या है सर, ठीक है, नियंत्रण कौन करता है, ये हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। आप चल रहे हो, जो आपकी मांसपेशी एक्टिविटी कर रही है, वो कौन कर रहा है, आपका माइंड, ठीक है। प्रकार क्या होता है सर, यह एक प्रकार की तंत्रिका और मांसपेशी की प्रक्रिया है जो आपके सोचने समझने से होती है, ऐच्छिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, ठीक है। मस्तिष्क से संकेत तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से होता हुआ टारगेट अंग तक पहुंचता है, आपकी मांसपेशी तक पहुंचता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करती हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य चलना फिरना या फिर विभिन्न गतिविधियों को करना होता है, ठीक है। तो ये है इन दोनों में अंतर, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। और अगर आपको ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं तो फिर से कह रहा हूँ कि आप, ठीक है, ये आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप जो भी डाउट है वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।